शुरुआत से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किए प्रदान। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, बच्चों की उपलब्धियां भारत को ले जाएंगी उन्नति के शिखर पर। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर के विकृत मैप पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा, ये नई मुस्लिम लीग कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा, कांग्रेस का हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ। इंडी गठबंधन में फिर फूट। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। अजय माकन को पार्टी से बाहर करने की मांग की, नहीं तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की दी धमकी। आम जनता तक बिजली पहुंचाने के मोदी सरकार के प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने की तारीफ। कहा, सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी पहलों के माध्यम से 2018 में भारत ने 1 अरब लोगों तक बिजली पहुंचाने में पाई सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल हुए। 3 साल पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बन गया है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास विकसित भारत का लक्ष्य है। पीएम ने युवाओं से अगले 25 वर्षों में के समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया, वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कार विजेताओं से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि इस श्रेणी में 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। पश्चिम खासी हिल्स मेघालय अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए नदी में डूबते 4 बच्चों की जान बचाने वाले दक्षिणी पश्चिमी खाती हिल्स मेघालय के बहादुर किशन बानियन को वीरता के लिए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी तरह शेखपुरा बिहार के सौरभ कुमार ने भी 3 युवा लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाते हुए बहादुरी की वह मिसाल प्रस्तुत की, जिसने प्रेरणादायक और मानवता का एक उत्तम उदाहरण भी पेश किया। अमरावती महाराष्ट्र की करीना अशोक थापा ने भी गंभीर आग से फ्लैट में रहने वाले 36 लोगों की जान बचाई। ऐसी ही असाधारण उपलब्धियों के लिए करीब 7 श्रेणियों में राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। इसमें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनंतनाग जम्मू एवं कश्मीर के मशहूर सूफी गायक अयान सज्जाद, चेंगलपट्टू तमिलनाडु की जननी नारायण, महाराजगंज उत्तर प्रदेश की सांची अग्रवाल, इनोवेशन के लिए दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के सिंधु राजा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सांबा जम्मू एवं कश्मीर के ऋषि कुमार, खेल के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ से जूडो खिलाड़ी हेमवती नाथ, उड़ीसा की पीटीएस स्मिता बोइया, पंजाब की पर्वतारोही सानवी सूद, आंध्र प्रदेश के स्केटर जयसी राज माथरापू, पटना बिहार की पैरा एथलेटिक्स गोल्डी कुमारी, कारगिल समर स्मारक से इंडिया गेट तक 1251 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा पूरी करने वाले नई दिल्ली के आरव भारद्वाज, महज 3 साल की उम्र में चेस के उस्ताद बनने वाले कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 दिव्यांग बच्चों में कला एवं संस्कृति के लिए गुजरात के ओम जिग्नेश व्यास और महाराष्ट्र की केया हटकर को भी पुरस्कार से नवाजा गया। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है, आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण हैं वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कुल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के बच्चों की उपलब्धियां ही भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमेशा संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भाषा और कभी प्रांत के नाम पर देश को बांटकर केवल सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और जनता सजग है। कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है। जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा, क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है।
ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग, प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस का नक्शा कदम क्या है ये बहुत साफ हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो उसे इंडी गठबंधन से बाहर करने के लिए बात करेगी। वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने बेलगावी इवेंट में भारत का एक विकृत नक्शा अपने होर्डिंग्स पर लगवाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। साथ ही होर्डिंग्स पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें लगाई गई हैं। अमित मालवीय ने अपने बयान में इसे एक साजिश बताया और कहा कि यह गलती नहीं हो सकती। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का चुना जाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति है। उधर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिनों का वेतन पिछले 1-2 सालों से रुका हुआ है, जिसके चलते दिल्ली वक्फ बोर्ड के कई इमाम अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि उनकी सैलरी करीब 17 महीने से रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे करीब 250 इमाम परेशान हैं। इनका वेतन मात्र 18,000 रुपए प्रति माह है। जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फ़ीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। यूपी के बरेली में मुठभेड़ के दौरान बरेली पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। बरेली के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की वारदात हुई। पुलिस को बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 1 मृतक का वोटर आईडी कार्ड और एटीएम कार्ड प्राप्त हुआ है। घटना को लेकर एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने 6 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इनमें से जितेंद्र उर्फ लुक्का और ऋतिक के पैर में गोली लगी है, जबकि एक सिपाही विनीत चौधरी भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 अभियुक्त एक बाइक से चलते थे ये, और एक बाइक से चल के कहीं सुनसान स्थान पे ये अपने आप को स्टेशन करते थे। उसके बाद किसी खेत में ये छिप जाते थे,
जब इकलौता कोई बाइक सवार आता दिखता था तो अचानक दो लोग आके उससे धक्का दे देते थे। जैसे ही गिरते थे उनके लगातार सर पे वार करना शुरू कर देते थे और उसको बेहोश करके और ये बाइक लेके उसकी भाग जाते थे। इसी प्रकार के प्रयास में 3 प्रयास इन्होंने किए जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। इस घटना में अभी 2 अभियुक्त शेष हैं, जो बुद्धसेन और बुद्धि तथा एक सतीश नामक अभियुक्त है जो इसमें शेष है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर और संपूर्ण गैंग का खुलासा किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 11 जनवरी 2025 को इस मौके पर भव्य आयोजन किया जाएगा। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर जाना जाएगा और इसमें कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया जाएगा। मंदिर परिसर का यज्ञ मंडप तैयार किया जाएगा। अयोध्या में 11 जनवरी को 2025 को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो रहा है, जिसे प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से मनाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ट्रांसव्यू सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ट्रांसव्यू शुद्ध प्रकृति ऐप 1 साल की मुफ्त सदस्यता, 1 लाख क्रेडिट पॉइंट और कार्बन मिटिगेशन पर फ्री मेंटरशिप देता है। ये उद्योगों और स्टार्टअप को ग्रीन इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए सशक्त कदम है। अगले 1-2 दिन हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के आने से सुबह और शाम के वक्त कोहरा बढ़ेगा। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पॉल ने बताया है कि आज रात पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो शुक्रवार यानी 27 दिसंबर से सक्रिय हो जाएगा। आज रात से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और वो कल सक्रिय हो जाएगा 27 को। तो उसके चलते हरियाणा के ज़्यादा एरियाज में और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश होगी, हल्की बारिश। हरियाणा के दक्षिण भारत जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। साथ साथ में दिन के तापमान में भी फिर कमी आएगी, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा क्लाउड फॉर्मेशन से कमी आएगी। और उसके बाद जो है 28 तारीख के आसपास कुछ जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में कुछ हल्की सी रेनफॉल हो सकती है मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत की विद्युतीकरण योजनाओं की सराहना की है और कहा है कि वर्ष 2018 में भारत ने लगभग 100 मिलियन लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया है। IEA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के चलते ये संभव हो पाया है। सौभाग्य योजना ग्रामीण भारत में सभी गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई। वहीं सभी घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार की पहल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम शामिल है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया। राज्यों में वितरण प्रणाली को मजबूट करने के लिए 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। इसमें नए सब स्टेशन और HT और LT लाइन, साथ ही उनका अपग्रेडेशन, कृषि फीडर सेग्रीगेशन, एरियल बंच केबल और अंडरग्राउंड केबलिंग शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। वहीं सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत राज्यों का सहयोग कर रही है। इसके अलावा ऑन ग्रिड बिजली कनेक्शन के लिए PM जनमत के तहत सभी आइडेंटिफाइड PVTG घरों को भी RDSS के तहत वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी जा रही है। इस योजना की लागत
3,03,758 करोड़ रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष 25-26 तक की अवधि के लिए भारत सरकार ने 97,631 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी जा रही है। योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मीटरिंग के काम के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत के पहले केबल रेल पुल का टावर वैगन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। इस ट्रायल रन के साथ ही इस रूट पर जनवरी में कश्मीर तक के लिए रेल सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंजी खट पुल पर एक ट्रायल रन का वीडियो क्लिप साझा किया। मंत्रालय ने बताया कि अंजी खट पुल का काम पिछले महीने पूरा हो गया है। इस लिंक परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क स्थापित करना है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये पुल 96 केबल के सहारे टिका हुआ है। 20 साल पहले हिंद महासागर में आई सुनामी ने तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचाई थी। इस सुनामी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब 14 देशों में इसका असर देखने को मिला था। पिछले 20 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेने के बड़े प्रयास हुए हैं। देखिए डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। 2 दशक पहले 2004 में 26 दिसंबर को इंडोनेशिया ने सबसे भयावह आपदा देखी। इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्र के भीतर सुनामी की लहरें उठी, जिसने भयानक तबाही मचाई। सुनामी की घातक लहरों ने लगभग 2,28,000 लोगों की जान ले ली और लगभग $10 अरब का नुकसान हुआ। चेतावनी प्रणाली न होने के कारण अधिकांश पीड़ितों को भागने का समय ही नहीं मिला। भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने 2004 की सुनामी के दौरान तत्परता दिखाई थी। चूंकि सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण था, इसलिए दूरदर्शन ने आपदा क्षेत्र से सीधे बचाव प्रयासों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य सभी संचार चैनल बंद होने के कारण रेडियो प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा बन गया। वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भूकंपीय परिवर्तनों की निगरानी करने और आसन्न तरंगों के लिए अलर्ट जारी करने के लिए हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली बनाई गई थी। भारत ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे कि उसकी जनता फिर कभी ऐसी भयानक स्थिति में वापस न फंसे। After this tragic event, which took about 230,000 lives and then impacted so many countries within the region, so the UN gave the mandate, provided the mandate to UNESCO's IOC to establish a end-to-end tsunami early warning and mitigation system in the Indian Ocean region. So that was when the ICG, it's called the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, that was established to actually coordinate with all the countries in the region, all the stakeholders within the region and outside the region to work together. भारत ने 15 अक्टूबर 2007 को अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की शुरुआत की। ये एडवांस्ड कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। ये केंद्र लगातार भूकंपीय और समुद्र स्तर के डेटा की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी करता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से वास्तविक समय के डेटा प्राप्त करता है और सिर्फ 12 मिनट के भीतर 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का पता लगा लेता है। गहरे समुद्र में मौजूद मुख्य सेंसर सुनामी के ट्रिगर होने की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ज्वार को मापने के यंत्र और गहरे समुद्र में सेंसर लगाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डेटा प्राप्त करने और अलर्ट तुरंत भेजने के लिए एक मजबूत संचार योजना बनाई है। आज मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की बदौलत भारत और हिंद महासागर के अन्य देश ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। 2004 में आई सुनामी ने जहां भारत काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक था, वहीं आज सुनामी से बचने की तैयारी में भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। इस तरह 2 दशक के बाद भारत एक लंबा
रास्ता तय किया है और भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भविष्य की आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत तैयार है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।